हेलो गाइस, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें ऑडिटिंग डिस्कस करेंगे और ऑडिट के अंदर भी कौन सा चैप्टर नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। लेकिन हालांकि मैं क्या डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अभी इस स्लाइड के साथ साथ जो एसेज है इससे रिलेट करते जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो इसमें हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। एसेज के लिए अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम पूरे एक एक एसे के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उसको हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल का। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? तो इंटरनल कंट्रोल होता है वो प्लान्स of organization, the plans of organization and all policies and procedure adopted by management and TCWG to ensure orderly and efficient conduct of business। मतलब ये जो प्लान्स पॉलिसीज और प्रोसीजर जो अपनाए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा और TCWG द्वारा, जिससे कि वो इंश्योर कर सके जो उनका कंडक्ट यानी जो बिजनेस चल रहा है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से और एफिशिएंटली चल रहा है। तो इसमें जो आपको की पॉइंट्स इसमें जो हमें ध्यान रखने हैं मैं उसको हेडलाइट कर देता हूँ, जैसे प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इसके द्वारा बाय मैनेजमेंट और क्या इंश्योर करने के लिए एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट टू एंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये होता है इंटरनल कंट्रोल का मतलब। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? इंटरनल कंट्रोल किस लिए लगाया जाता है? जिससे कि जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो एकदम सिस्टमेटिकली चलते रहें, उसमें कोई भी परेशानी समस्या ना आए। अब कहा जा रहा है कि स्कोप यानी इसका कितना दायरा होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट करता है कंट्रोल इन्वायरमेंट और प्रोसीजर्स को, जो भी कंट्रोल का जो इन्वायरमेंट है उसके सभी के ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगते हैं और पूरे प्रोसीजर्स के ऊपर जितने भी हम अप्लाई करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अकाउंटिंग और फाइनेंस के बाहर भी एक्सटेंड होता है। इट सीक्स और इंश्योर करता है वो ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन ऑल फंक्शनल एरियाज, कि वो हर जो उतने भी हमारे फंक्शनल एरियाज होते हैं हर किसी में हम ठीक प्रकार से जो ऑपरेशंस हैं बिजनेस के वो ठीक प्रकार से कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं। हाउएवर, हालांकि जो ऑडिटर होता है वो इस कंसर्न मेल विद दोस इंटरनल कंट्रोल हैविंग डायरेक्ट बेयरिंग ऑन अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन एज ए ऑडिटर हम क्या इसमें देखते हैं, इसमें जो इतने भी इंटरनल कंट्रोल होते हैं जो डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर सकते हैं जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं, जो पार्ट होते हैं, अगर जो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकते हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ध्यान देते हैं इसमें। तो इसमें जो आपके की पॉइंट्स रहेंगे उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद करने के समय बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे रहेगा कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है और प्रोसीजर्स, और यहाँ पे क्या हो गया अकाउंटिंग और फाइनेंस, और यहाँ पे हो गया ऑल फंक्शनल एरियाज, और यहाँ पे ऑडिटर कंसर्न मेनली विद दोज इंटरनल कंट्रोल जिस पे डायरेक्ट बियरिंग होती है ऑन इस पे अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कि कितना उसका दायरा है कि और कहाँ तक वो लागू होता है, ये सब चीज़ें हमने जानी इसमें। सबसे पहले हमने जाना इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है जो प्लान्स होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं जो अपनाए जाते हैं किसके द्वारा, मैनेजमेंट और TCWG द्वारा, कि क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो उनका बिजनेस है, उनके जो ऑपरेशंस है वो ऑर्डरली और एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो लगाया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उससे क्या हमें हासिल होता है। तो इसका सबसे पहला बताया गया है यहाँ पे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो प्रॉपर से सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। यानी प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, यानी जो मैनेजमेंट है वो ऑथराइज होनी चाहिए उसके द्वारा, ऐसे नहीं जिसका भी मना है उसने ट्रांजैक्शंस कर दी। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे, क्या उनके साइन वगैरह हैं या 2% की पॉलिसीज है कि एक मेकर वाली है और दूसरा चेकर वाली। सेकेंड इसमें हम देखते हैं प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एकदम हैंड टू हैंड जो रिकॉर्डिंग हो रही ट्रांजेक्शन की वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो सही अकाउंट में हो रही है, क्या सही समय पे हो रही है, और क्या सही अमाउंट उसमें रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ये भी हम इंश्योर करते हैं इंटरनल कंट्रोल जब हम लगाते हैं। सेफ गार्डिंग इसका उद्देश्य होता है, सेफ गार्डिंग यानी जो भी हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टी और जो एसेट्स है उसको बचा के रखना, किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, यूज और डिस्पोजिशन से।
और पीरियोडिक कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्डेड एसेट विद एक्चुअल एसेट। तो जब हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं तो उसके द्वारा हम कंपेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जितनी हमारी जो एक्चुअल एसेट्स हैं और जो आज की डेट पे एज ऑन डेट हमारे पास जो बुक्स में है क्या वो मैच कर रही है या नहीं। और इसका सबसे बेटर और जो सबसे सटीक उद्देश्य होता है प्रिवेंशन यानी बचाना, डिटेक्शन यानी उसमें से डिटेक्ट करना, अगर कुछ आ गया है फ्रॉड वगैरह तो उसे पकड़ लेना और उसे करेक्शन और उसे ठीक कर देना। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस कि जितने भी जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर हमें सबसे पहले तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर इन केस हो भी गई तो उसे डिटेक्ट कर लेनी चाहिए हमें समय रहते हुए, यानी उसे पकड़ लेनी चाहिए। और दूसरा उसके बाद उसे करेक्ट करने के लिए, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो हम मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। इस प्रकार से जो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हमारे जो नोट्स हैं वो भी अच्छे से बनते रहेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होना चाहिए हमारे पास। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो मैनेजमेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। आप इसको शॉर्ट भाषा में, आसान भाषा में क्या कह सकते हो कि अप्रूव हुई है या नहीं हुई। सेकंड, प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनके एकदम हैंड टू हैंड रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ट्रांजेक्शन की। कहाँ पे? इन अप्रोप्रिएट अकाउंट में, प्रॉपर पीरियड पे और करेक्ट अमाउंट पे। यानी 10,000 है तो वो रिकॉर्ड होते समय 11,000 नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर पीरियड यानी कि आज अगर 10 जनवरी है तो वो जाते समय 10 फरवरी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और करेक्ट अमाउंट, अमाउंट का मैंने बता दिया। अकाउंट का मतलब अगर मिस्टर ए के अकाउंट में जाने हैं तो वो ए बी में नहीं पहुंचने चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ गलत नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें इंश्योर करनी होती है इसमें। और दूसरा यहाँ पे है उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव है क्या, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, यानी जितने भी हमारी एसेट्स है, संपत्ति है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, हर किसी को हमें बचा के रखना, किससे? अनऑथराइज यूज से, एक्सेस से और डिस्पोजिशन से। पीरियोडिक का हमें कंपैरिजन करने को मिलता है इसमें क्या, रिकॉर्डेड एसेट का विद एक्चुअल एसेट के साथ में। और जो इसका लास्ट उद्देश्य है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस, कि हम प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट टाइमली बेसिस पे। उसके बाद हम जानते हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का मीनिंग इस यहाँ पे हम देखते हैं। तो ओवरऑल एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द एंटिटी, यानी जो कंट्रोल का जो एनवायरनमेंट है उसका मतलब होता है वो सभी एटीट्यूड्स और रवैये, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, और एक्शंस यानी जो उनके द्वारा कदम उठाए गए हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, तो वो क्या, और उसकी इम्पोर्टेंस के इंटरनल एंटिटी में यानी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कंपनीज में। बेसिकली हम ऑडिटिंग में एंटिटी का ही यूज़ करते हैं, किसी कंपनी खास प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी वगैरह का हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें जो एंटिटी होती है वो सभी कुछ आ जाते हैं उसमें। तो इसमें क्या है, ओवरऑल एटीट्यूड, यानी जितने भी ओवरऑल एटीट्यूड है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका मेन पॉइंट हो गया एटीट्यूड हो गया, अवेयरनेस हो गया, यहाँ पे एक्शंस हो गए, ये किसके हो गए? मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे जो कोडिंग हो गई ट्रिपल ए देखते हैं हम इसमें, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग किस चीज़ के संदर्भ में हम इसमें को देखते हैं। तो रिगार्डिंग जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसके लिए, और कहाँ होता है वो, कहाँ, जाहिर सी बात है इन द एंटिटी ही हम देखते हैं इसको भी। उसके बाद में इसमें बात की गई जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट को, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 फैक्टर्स होते हैं, कौन से? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होते हैं, मैनेजमेंट का जो सुपरविजन है और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो, यानी जो कंट्रोल एनवायरनमेंट हमने लगा भी दिया और जो वहाँ का वातावरण है उसको किस प्रकार से वो इफेक्ट कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर ही किस प्रकार का है, क्या वहाँ पे जो आपने लगाया है कंट्रोल वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा। दूसरा, उसके बाद में जो मैनेजमेंट है वो सुपरवाइज किस प्रकार से कर रहा है, ऐसा तो नहीं है उसके जो खुद के बंदे हैं उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है और बाकी सबके लिए सारे कंट्रोल है। और पर्सनल, और जितने भी वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं और जो वर्क फोर्स है वहाँ पे जो काम कर रही है, क्या वो सभी उनको फॉलो करने के लायक है, क्या वो उस चीज़ की जो हमने कंट्रोल लगाए हैं वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से कर सकती है। तो सबसे पहले बात की जाए अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, इट शुड बी दैट नो इंडिविजुअल कैन ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल, कि कोई भी ऐसा ना हो
इंडिविजुअल कि वो जो इंटरनल कंट्रोल हमने लगाया है उसको माने ही ना। सब किसी को जो रूल्स हैं, रूल्स मतलब रूल्स और हर किसी के लिए होने चाहिए। इट शुड प्रोवाइड सेग्रीगेशन, यानी कि अलग-अलग होनी चाहिए सब चीज़ें, अलग कर देना, सेग्रीगेट करना। ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शंस सो दैट मिसस्टेटमेंट कैन नॉट बी कमिटेड ईज़िली, कि जितने भी फंक्शंस ऐसे होते हैं, अगर जैसे बात की जाए जो जितने भी जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो हमारे डीलिंग होते हैं, उसमें ये 2 बंदों का होना चाहिए, एक जो उसको करेगा और दूसरा जो उसको अप्रूव करेगा। जिससे कि क्या है, कल को एक बंदा होने को दोनों मिल सकते हैं लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं एक के कंपैरिजन में। जैसे ऑथराइज़ेशन फॉर परचेज़, खरीदने के लिए अगर कोई ऑथराइज़ेशन है तो एक बंदा पहले ऑथराइज़ करेगा, उसके बाद उसके ऑर्डर बुकिंग होगी ये सब, उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग शुड बी सेग्रीगेटेड। और उसके बाद बात की जाए अगर मैनेजमेंट सुपरविज़न की, तो मैनेजमेंट सुपरविज़न में क्या होता है, डिवाइसिंग और मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि जो भी वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना है और जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है इंटरनल कंट्रोल का, इसके लिए ये वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की कहीं पे भी नहीं होती है। मैनेजमेंट को रिव्यू करते रहना चाहिए पीरियडिकली टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस, की पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए इसमें, मैनेजमेंट सुपरविजन का पार्ट है ये। और मैनेजमेंट कैन एस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल ऑडिट टू चेक इट्स इफेक्टिवनेस, और मैनेजमेंट को चाहिए कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना ले इंटरनल ऑडिट का, जिससे कि उसकी जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करे जा सके। उसके बाद में जो पर्सनल की बात हो रही है, यानी जो पर्सन्स होते हैं, मतलब कि जितने भी यहाँ पे वर्कफोर्स हैं, हर किसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी एंड हॉनेस्टी ऑफ दोज ऑपरेटिंग इट, यानी जितने भी आपका इंटरनल कंट्रोल है वो डिपेंड करता है वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार की क्षमताएं और किस प्रकार की उनकी ईमानदारी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंटरनल कंट्रोल वहाँ पे कैसे फंक्शन कर पाएंगे। दस पर्सनल शुड बी प्रॉपर्ली क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए और एक्सपीरियंस बंदे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि लल्लू बंजू हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कुछ ना कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है, हर किसी में कमियां ऐसी होती है जो हमें पता होता है लेकिन हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से इंटरनल कंट्रोल में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब होता है लिमिटेशंस व्हिच आर इनसेपरेबल फ्रॉम सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी जो कि हम दूर नहीं कर सकते हैं। और उसके इफेक्ट क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल के पे, उसको भी जाने। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इट कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब हमें रीजनेबल एश्योरेंस ही मिलती है। अगर हम कह दें एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो वो गलत होगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ को वेरीफाई और सिस्टमेटिकली एग्जामिन नहीं कर सकते। दैट्स इट्स ऑब्जेक्टिव आर अचीव, जिससे उसके उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ऑडिटर का जो होता है ऑब्जेक्टिव, उसका भी क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यानी वो भी एक अपनी ओपिनियन ही एक्सप्रेस करता है। तो ये उसके इफेक्ट पड़ते हैं, यानी ये उसके प्रभाव पड़ते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, जिससे कि वो क्या होता है, वो केवल प्रोवाइड करता है केवल एक रीजनेबल लेवल की एश्योरेंस। तो अब जान लेते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस होती क्या-क्या है इंटरनल कंट्रोल की। तो सबसे पहले है रोल ऑफ ह्यूमन जजमेंट, यानी लोगों का जो नज़रिया है देखने का और जो उनका विचार विमर्श है, यानी ह्यूमन की जजमेंट होती है इसमें। लोग अपने हिसाब से इसको किस प्रकार से करते हैं। ह्यूमन एरर व्हिच में अकर व्हाइल कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट मे बी ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ पर्सन, और कई बार ऐसा हम देखने में हुआ है कि हमने लगाया कंट्रोल इस काम के लिए था लेकिन हम उसको ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते। और या फिर हमें जो एस्टिमेशंस लेने होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, जो लोगों के वहाँ पे जो उनका जो एक प्रकार का जो एक्सपीरियंस होता है, यानी जो उनका तजुर्बा जो होता है, वो कई बार गलत हो जाता है लेते समय बहुत सारे डिसीजंस। तो ह्यूमन की एरर है, यानी जो लोगों की सबसे बड़ी तो यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल का सेटअप तैयार करना हो, और चाहे इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करना हो। हर जगह ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं एरर के हर जगह। इन इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, और जो कई बार ऐसा होता है कि हमने वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा लगाया लेकिन जो हमारे ऑपरेशन है, जो हमारी एंटिटी का जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल पे ठीक नहीं होता।
तो वही कहा गया ineffective operations of control. The operation of control may not be effective, such as where information produced for the purpose of internal control is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information doesn't understand its purpose or fails to take appropriate action. कहा जा रहा है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए जो इंटरनल कंट्रोल लगाया था, कई बार जो बंदा उसको देखता होता है वो उसको समझ ही नहीं पाता, और जो जिस हमारा उद्देश्य जो होता है इंटरनल कंट्रोल लगाने का, वो हमारा यहाँ पे क्या है, फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का ठीक डिसीजन और ठीक निर्णय टाइम पे नहीं ले पाता। और थर्ड, कोलिजन अमंग एम्प्लॉयज, यानी मिली भगत और मिल जाना। Controls can't be circumvented by the collision of two or more people or inappropriate management override internal control। कहा जा रहा है जब जितने भी लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर वो सभी मिल जाएंगे तो जो हमारा पर्पस है, जो उद्देश्य है इंटरनल कंट्रोल लगाने का, वो पूरी तरीके से हमारा डिफीट हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। उसके बाद में जजमेंट बाय मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट का जो जजमेंट होता है, यानी जो निर्णय होता है और जो उनके विचार होते हैं लगाने के लिए। फर्दर, इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल, जो डिजाइन करते समय और इम्प्लीमेंट करते समय कंट्रोल को, मैनेजमेंट में टेक जजमेंट ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल्स इट चूजेस टू इम्प्लीमेंट एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क इट चूजेस टू अज्यूम। कहा जा रहा है जिस टाइम जब हम लगाते हैं, जो मैनेजमेंट सोचता है डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते समय कंट्रोल को, जो उनके जजमेंट्स होते हैं, वो जो नेचर और एक्सटेंट जिस हद तक उनको लेके चलते हैं कंट्रोल को, जिसको वो चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना, और नेचर और एक्सटेंट जो रिस्क, वो सोच के चलते हैं कि एज्यूम करके चलते हैं इतना। कई बार वो भी हो सकता है गलत हो जाए कि हमने कंट्रोल तो अपनी तरफ से इतना अच्छा लगाया कि हमारे यहाँ 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन होती है 10-10 लाख की, तो जो कंट्रोल 1000 के लिए है वो 10 लाख के लिए नहीं होगा। इसी प्रकार से उसके बाद में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल में भी मोर देन इट्स बेनिफिट। कई बार जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कई बार जो कॉस्ट है इतनी ज़्यादा होती है इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिवली रन करवाने की और इम्प्लीमेंट करवाने की, वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि बेचारे क्या तो को वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल लगा ले और यहाँ फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही रन कर ले। यूजर डजंट इम्प्लीमेंट बेस्ट कंट्रोल, इस कारण से वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे कंट्रोल से नहीं लगवाती है। तो ये है कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस। इसका एक छोटा सा वर्ड भी आपको मैं बता देता हूँ, जिसको आप अपने जो सरल भाषा है उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे पहले मैनेजमेंट लेवल पे अगर देखें तो मिस यूज कर सकते हैं वो अपनी अथॉरिटी को, और यहाँ पे क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे भी दो हो सकते हैं, क्या, एक तो एरर ह्यूमन की, दूसरी फ्रॉड, मतलब यहाँ पे क्या कॉल्यूजन, यानी वो मिलके जो टॉप लेवल होता है वो कर सकता है। और अनयूजुअल होता है, इसमें भी क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है और क्या है, कंडीशंस होती है, क्योंकि जितने भी हमारे कंट्रोल्स होते हैं वो एक प्रकार के यूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, अनयूजुअल के लिए नहीं होता। और जो सबसे लास्ट होता है तो वो होता है कॉस्टली, और सबसे मेन जो है कॉस्ट। तो इसका जो आपका एम ई सी यू, मिक्को, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, मिक्को की रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर, यानी उसको रिव्यू करना, एग्जामिन करना ऑडिटर के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द क्लाइंट। कि जो ऑडिटर है वो देखेगा, एग्जामिन करेगा और इवेल्युएट करेगा अपने हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो क्लाइंट का है। किस लिए हमें जरूरत पड़ी, टू एश्योर दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एडिक्वेट, यह एंश्योर करने के लिए कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है वो पर्याप्त है। रोल ऑफ रिव्यू, यानी क्या रोल होता है रिव्यू करते समय, इट एनेबल्स करता है ये ऑडिटर को टू असर्टेन वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एडुकेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्या जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं वो एडुकेट और पर्याप्त मात्रा में ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और ये सब चीजें असर्टेन की जाती है कि जो इंटरनल कंट्रोल है क्या वो प्रिवेंट कर पा रहा है, डिटेक्ट कर पा रहा है और करेक्ट कर पा रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ऑन टाइमली बेसिस। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर सेफगार्ड द एसेट,
और जो इंटरनल कंट्रोल का एनवायरनमेंट है क्या वो प्रॉपर्ली सेफगार्ड कर रहा है, यानी बचा पा रहा है एसेट्स को। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करता है करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को। रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट आर रिलायबल, और जो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जो मैनेजमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं, जो प्रदान किए हैं, क्या वो रिलायबल है, भरोसे के लायक हैं। इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज इन ऑपरेशन, क्या ठीक प्रकार से जो इनका ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है ऑडिट का वो ठीक प्रकार से ऑपरेट हो रहा है। सजेशन कैन बी गिवन टू मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द सिस्टम। और जब इतनी सारी चीज़ें जब आप एग्जामिन करते हो एज ए ऑडिटर, तो आपके बहुत सारे सजेशंस होते हैं जिसको आप वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है उसको देते हो, जिससे कि वहाँ का जो मैनेजमेंट क्या है सिस्टम को वहाँ का इम्प्रूव कर लेता है समय रहते हुए, जिससे कि कोई बहुत रिस्की काम ना हो वहाँ पे। एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड, और अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो जो आपके जो प्रोसीजर्स जो आप वहाँ पे अपनाते हो उसमें भी उसको बढ़ा सकते हो, जिससे कि एक प्रकार की व्यापक स्तर पर आप वहाँ पे एग्जामिनेशन कर पाओ। ऑडिट प्रोसीजर्स और टेक्निक्स नीड टू बी चेंज फ्रॉम प्लान वन, और जब हम रिव्यू करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को तो जो ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं और जो टेक्निक्स जो हम लगा के चलते हैं एग्जामिनेशन करते समय ऑडिटिंग करते समय, तो वो भी ज़रूरत के हिसाब से कई बार हम चेंज कर लेते हैं कि यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है, तो हमें जो हमारे ये टेक्निक्स और जो प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले थे ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ेगी। तो टूल्स यानी क्या-क्या टूल्स हैं ऐसे जिसके हम रिव्यू करते समय यूज़ करते हैं। तो 4 टूल्स होते हैं, पहला नैरेटिव रिपोर्ट, दूसरा चेकलिस्ट, तीसरा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर और चौथा फ्लो चार्ट। तो एक प्रकार के 4 हमारे पास टूल्स होते हैं जो रिव्यू के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एक-एक करके जानते हैं इसको भी डिटेल्स में। नैरेटिव रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हर चीज़ का हमें मतलब बताएंगे। इसमें ज़्यादा कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिटेल्स ऑफ सिस्टम, एक प्रकार से पूरी तरीके की महाभारत लिखी जाती है इसमें, सरल भाषा में पूरा जितना भी जो पता होता है सब लिख दो, पैराग्राफ में स्टोरी कहानी बना दो इसकी। एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर, जो भी ऑपरेशन करते समय ऑडिटर को मिलता है। कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिटेल्स ऑफ सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। इसके हर चीज़ के कुछ नफ़े और नुकसान होते हैं, तो सबसे पहले हम फ़ायदे जान लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। When properly framed, formal internal control system is not found, complete description is needed. जब वहाँ पे एक सिस्टमैटिक जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता, तो हमें कंप्लीट हर एक चीज़ की वहाँ पे जानकारी चाहिए होती है, तो वहाँ पे उस केस में ये फ़ायदे हमें पहुँचाता है। और ये खास तौर पे अच्छा रहता है छोटे क्लाइंट के बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो वहाँ पे आप कितने पन्ने भर-भर के लिखोगे नैरेटिव रिपोर्ट के द्वारा इंटरनल कंट्रोल का। और जो इसके नुकसान है, डिटेल ऑब्जर्वेशन इज़ नीडेड, यानी बहुत डिटेल में हर एक चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, वो टाइम खाती है हमारी। और इट डज़न्ट रेडीली आइडेंटिफाई वीकनेस इन सिस्टम, क्योंकि हम जब सब चीज़ें एकदम से लिख लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा सब चीज़ों का कि क्या इसमें कमियाँ रही है इस सिस्टम में, क्योंकि हम तो पूरी कहानी बनाएँगे, क्योंकि पॉइंट वाइज़ हम इसमें नहीं होता है। कांस्टेंट अपडेटिंग इज़ नीडेड इफ सर्कमस्टेंसेस आर चेंज, और लगातार चीज़ों को अपडेट करना ज़रूरत होती है, अगर कोई भी परिस्थितियाँ चेंज होती है, तो वहाँ पे ये सब इसके क्या है नुकसान हैं। तो नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिटेल ऑफ सिस्टम एज़ फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। और एडवांटेज क्या है, व्हेन प्रॉपर्ली फ्रेम्ड फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट फाउंड, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज नीडेड, जहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा होता है। और लिमिटेशंस क्या है, डिटेल ऑब्जर्वेशन इज नीडेड, टाइम कंज्यूमिंग है, इट डजंट रेडीली आइडेंटिफाई वीकनेस इन सिस्टम, और कांस्टेंट अपडेटिंग यानी लगातार इसको अपडेट करने की जरूरत होती है अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे चेकलिस्ट। तो सबसे पहले चेकलिस्ट होती क्या है, चेकलिस्ट होती है उसके अंदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो आंसर करने होते हैं ऑडिट स्टाफ के द्वारा, जो बना के देता है कौन, जो मेन ऑडिटर होता है वो, यानी जो आपका सी होता है वो बना के देता है अपने बच्चों को यानी आर्टिकल्स को, कि भैया जाओ वहाँ पे ऑडिट करते समय ये सब चीज़ें देखना है, जितना तुम्हें बताया गया है कम से कम इतना तो देखना ही देखना। लेकिन जो आर्टिकल होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, इतना देख लिया वो ही बहुत है, हमने इससे ना एक ज़्यादा देखेंगे ना तीन दिमाग लगाएंगे। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट दस मोटिवेटिंग, यानी जैसी हमारी जॉब होती है उसके हिसाब से वो हमारा सी दिमाग लगाता है, हमें तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है उस टाइम पे। तो कंप्लीटली चेकलिस्ट इज स्टडीड बाय द सीनियर ऑडिट स्टाफ, दस वीकनेस कांट बी ओवरलुक्ड, यानी कहा जा रहा है कि जो आपका मोस्ट सीनियर ऑडिट का स्टाफ होता है वो हर चीज़ को चेक करता है, तो इसलिए चांसेस ब्राइट होते हैं कि जो वीकनेस है वो नज़रअंदाज हो जाए। और इजी लोकेशन ऑफ वीकनेस, जिससे कि यस और नो आप जब लगाओगे तो आसानी से पता चल जाती है कि इसमें क्या वीकनेस है। और लिमिटेशन नुकसान क्या है, सबसे पहला नुकसान होता है टाइम कंज्यूम करता है, बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ना। दूसरा रिक्वायर इंटेलिजेंस टू प्रिपेयर प्रॉपर चेकलिस्ट, कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो एक्टिव इंटेलिजेंस चाहिए होती है जिसके द्वारा एक आप अच्छी चेकलिस्ट बना पाओ, जिस प्रकार की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एंटिटी का वर्क क्लाइमेट है उसके हिसाब से।
क्लाइंट कैन मैनिपुलेट व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन रेज्ड बाय ऑडिट स्टाफ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जब आप क्वेश्चंस के जो आंसर माँगो अपने क्लाइंट से और वो हर बार सही ही दे। हो सकता है कई बार वो आपको इधर-उधर कर दे, तो उस केस में क्या होंगे, जो आपके जो आंसर्स होंगे वो भी गलत हो जाएँगे। तो ये अपना थर्ड टूल है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, यानी इंटरनल कंट्रोल के संदर्भ में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो। तो कम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर एंड फ्यूल्ड बाय द क्लाइंट एम्प्लॉयी। कहा जा रहा है कि हर एक एस्पेक्ट पे जितना भी जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रकार का कम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा, और जिसको फिल करता है जो क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कोई जो एम्प्लॉय बैठा रहता है, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसके द्वारा हम फिल करवाते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है, डिटेल क्वेश्चनेयर होते हैं, दस नो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ओवरलुक, यानी कहा जा रहा है कि खास-खास चीज़ें इसमें हर चीज़ का डिस्कशन हो जाता है, तो कोई मेन मेजर पॉइंट नज़रअंदाज नहीं हो पाता, और जो वीकनेस होती है वो आसानी से हमें पता चल जाती है। रिकमेंडेशन कैन बी ईज़िली प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर, और जो रिकमेंडेशन यानी जो सुझाव वगैरह देने होते हैं, वो भी ऑडिटर इसके भी आप पे जल्दी से दे सकता है उनको, क्लाइंट को। और इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिकम सिस्टमैटिक और ईज़ी, और इस प्रकार से जब वो हर एक चीज़ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर जब क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो सिस्टम होता है वो भी क्या हो जाता है हमारा, उसको एग्ज़ामिन करने का एक सिस्टमैटिक हो जाता है और एक प्रकार का आसान हो जाता है। लेकिन हर चीज़ का नुकसान होता है, तो इसका भी एक नुकसान है। सबसे पहला हर किसी का नुकसान है टाइम कंज्यूम, यानी टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्लाइंट में आंसर इट इन ए हर्स्टी वे। ज़रूरी तो नहीं है आपने इतनी मेहनत से काम किया हो, लेकिन जो क्लाइंट है वो तो हो सकता है ना येस नो नॉट एप्लीकेबल टिक लगाने के लिए बहुत जल्दबाजी में, हर्स्टी मतलब होता है बहुत जल्दबाजी में। क्लाइंट में मैनिपुलेट द आंसर, और क्लाइंट है मैनिपुलेट कर सकता है आंसर। और लास्ट जो अपना टूल है वो है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लो चार्ट होता क्या है। तो फ्लो चार्ट होता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। जो ग्राफिक के फॉर्म में हम हर एक चीज को दर्शाते हैं, ईच पार्ट ऑफ एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को। सबसे जो इसका फायदा है, कंसाइज प्रेजेंटेशन, यानी जब आप ऐसे ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, तो कितना अच्छा लगता है जब हम डायग्राम के थ्रू ये समझाते हैं। तो कंसाइज प्रेजेंटेशन हो गया, इजीली अंडरस्टैंडेबल, ये आसानी से समझ में आ रहा है कि ये बच्चा इसका ध्यान कहीं और है। और गिव्स बर्ड आई व्यू ऑफ कंप्लीट सिस्टम, और ये एक प्रकार का जो हमारी आंखों से ही नजर आए बहुत सुंदर आई व्यू देता है फ्लो चार्ट। वीकनेस और लिमिटेशन कैन बी readily located not। वीकनेस जो है इसमें आसानी से हमें पता नहीं चल पाती, क्योंकि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखा भी होगा अपने आईटी में। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही टू प्रिपेयर सच ए फ्लो चार्ट व्हिच इज कंसाइज येट शोइंग एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसमें हर एक चीज का हम डिस्कशन करते हैं इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। तो ये हमने जान लिए 4 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन इन डेप्थ और वॉक थ्रू टेस्ट, कि इसका मतलब क्या होता है एग्जामिनेशन इन डेप्थ। एग्जामिनेशन इन डेप्थ का मतलब होता है चेकिंग ए फ्यू ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड थ्रू एंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी अगर आप यहाँ से है और यहाँ जा रहे हो, तो जो यहाँ से जब आप आए तो ये हर एक चीज़ का हम एग्जामिन करेंगे, और यहाँ तक हर एक चीज़ का, यानी एक एक चीज़ को हम बेहतर तरीके से एग्जामिन करके यहाँ पहुँचेंगे। वही बताया गया चेकिंग ए फ्यू ट्रांजैक्शन, लेकिन कुछ ही ऐसे नहीं कि आप रोज जा रहे हो तो हम रोज यहाँ पे देखेंगे, नहीं, कभी कभार हमारा जब मन करेगा, आपके ऊपर शक संदेह होगा कि आप कहीं बीच में किसी से रुकने मिलने तो नहीं चले जाते, तो जब भी हम केवल एक दिन यहाँ पे आपको देखते रहेंगे हम, जिससे हमें पता चल जाए कि नहीं आप कितने अच्छे बच्चे हो। कंक्लूजन इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इट एनेबल्स द ऑडिटर टू स्टडी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एट वेरियस स्टेजेस, ऑडिटर एग्जामिन रिकॉर्ड्स एंड ऑथर एट ईच स्टेज। इससे वो उसका अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है कि किस प्रकार का इंटरनल कंट्रोल वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है स्पेसिफिक आइटम के संदर्भ में। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर आपको कुछ समझना है, तो आप होमवर्क के में भी कर सकते हो, वरना मैं इसको रीड कर लेता हूँ। इफ जैसे रिसिप्ट, यानी हमें जो पैसे मिलते हैं डेटर से, यानी जब हम कोई सामान बेचते हैं तो उसको किस प्रकार से हम चेक करेंगे उसको। सबसे पहले ऑर्डर रिसीव हुआ कस्टमर से, उसके बाद में कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस गिवन टू हिम बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी उसके जो सेल्स इनवॉइस की कॉपी है वो उसको दे दी जाती है कस्टमर को। उसके बाद में एंटिटी इन स्टॉक रजिस्टर शोइंग डिस्पैच ऑफ गुड,
और जब सेल हो गई तो वो जो एंटिटी है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर में एंट्री कर देगी भैया हमारा सामान यहाँ से जा रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स गिवन टू हिम, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को दे दी जाएंगे, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ रिसिप्ट इशूड टू हिम, और करस्पॉन्डिंग एंट्री इन हिज अकाउंट एज वेल इन कैश बुक। और जब उसको पैसे मिलेंगे तो वो उसके संदर्भ में जो एंट्री हैं वो भी अपने यहाँ दोनों चेक कर लेंगे। उसके बाद में इंटरनल चेक क्या होता है, जो कि इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होता है, एक इंटरनल चेक भी। तो चेकिंग ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग कॉन्टिन्यूसली एज ए पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम वेयर बाय वर्क कैरिड आउट बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। कहा जा रहा है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके बंदे द्वारा चेक हो जाना चाहिए। वही क्या होता है, एक प्रकार का इंटरनल चेक होता है। तो चेकिंग ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग कॉन्टिन्यूसली एज ए पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम वेयर बाय वर्क कैरिड आउट बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको उद्देश्य यही होता है कि प्रिवेंट एंड जो फ्रॉड होने वाले हैं और जो गलतियाँ होने वाली है उसको बचाया जा सके, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एरर अगर हो भी जाए तो बहुत जल्दी हम वो पकड़ में आ जाए। तो इसका रिलेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, वो मैंने बताया था। इंटरनल चेक क्या है, पार्ट है, यानी एक प्रकार का उसका हिस्सा है। लेवल लेवल हो गया। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑपरेट एज ए बिल्ट इन डिवाइस, और ऑपरेट करता है जैसे उसी का एक हिस्सा बन के। तो जनरल कंसिडर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम इंटरनल चेक को करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी जितने भी बंदे हैं वहाँ पे उनकी पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पर्सोनल। और नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल, यानी नो सिंगल पर्सन शुड नॉट हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यानी ऐसा नहीं है एक खास बंदे के पास ही हर चीज़ का इंडिपेंडेंट कंट्रोल है कि वो हर चीज़ कर सकता है। थर्ड, कस्टडी रिकॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, जितने की भी बंदों के पास में अगर फिजिकल कस्टडी है एसेट की, उनको अलग अलग अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही बंदा उस पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और वही बंदा उसके अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। और चेक बाय अनदर कहा जा रहा है, ऑल एक्ट ऑफ वन पर्सन शुड कम अंडर द रिव्यू ऑफ अनदर। जॉब रोटेशन, यानी ड्यूटीज ऑफ स्टाफ शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट प्रीवियस नोटिस। और लीव, एवरी पर्सन शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, कम से कम साल में एक बार तो छुट्टी पे जाओ, ऐसा हर किसी को मोटिवेट करना चाहिए। बजटरी कंट्रोल्स बना के रखने चाहिए, यानी बजट शुड बी प्रिपेयर फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमने बजट बनाया था, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है क्या उससे अंदर ही हुआ है या उससे बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो उसके रीजंस हमें पता होने चाहिए। अकाउंटिंग के संदर्भ में भी कंट्रोल्स होने चाहिए। फॉर ईच इंपॉर्टेंट एसेट अकाउंटिंग कंट्रोल शुड बी पीरियडिकली एग्जामिन, और सिस्टमेटिक तौर पे हर एक प्रॉपर इंटरवल के बाद हमें वो चीजें एग्जामिन करनी चाहिए। स्टॉक कंट्रोल, ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ट्रेडिंग एक्टिविटी शुड बी सस्पेंडेड इफ पॉसिबल। जब हम स्टॉक की काउंटिंग करते हैं ईयर एंड पे, तो जो भी हमारी सेल परचेस की एक्टिविटीज होती है उसको एक बार के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, यानी कि नो सेल नो परचेस। उसके बाद में कैश है, तो हमारे यहाँ कैश की अगर बात होती है तो उसके ऊपर भी क्या है, एक कंट्रोल होना चाहिए। टू प्रिवेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मैकेनिकल डिवाइस शुड बी एम्प्लॉयड, यानी वहाँ पे एक प्रकार के मैकेनिकल डिवाइसेस लगा देने चाहिए, जो भी हम कैश दे रहे हैं उसको गिनने वाली मशीन, और साथ में सीसीटीवी कैमरास वगैरह, जिससे कि कोई भी चुरा ना पाए, और चुराए तो हमें पता लग जाए। अपडेशन ऑफ प्रोसीजर, और जो भी हम टाइमली रिव्यू ऑफ प्रोसीजर एनेबल द मैनेजमेंट टू चेंज देम इफ नीड अराइजेस। और जब जब हमें जरूरत पड़े जो भी सिस्टम और जो प्रोसीजर्स हम अपना रहे हैं उसमें अगर जो भी अगर मैनेजमेंट को लगता है और ऑडिटर को लगता है तो ठीक प्रकार से वो चेंज कर पाए उसी परिस्थितियों के हिसाब से। तो इसका जो कोड है वो भी आप नोट कर लीजिए, जिसकी आपको आसानी होगी चीज़ों को समझते समय। सी आई जे, सी मतलब हो गया आपका कस्टडी रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टडी रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आई मतलब हो गया यहाँ पे नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल। डी मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जे मतलब हो गया जॉब का रोटेशन करना यहाँ पे। ए मतलब हो गया फिर अकाउंटिंग कंट्रोल। आई मतलब हो गया इंक्वायरी करना बजटरी कंट्रोल के संदर्भ में और एक्चुअल जो है। एल मतलब हो गया लीव। उसके बाद में है कैश, स्टॉक, और जरूरत पड़े तो अपडेट। और इन सभी चीजों को चेक करवाना किसी दूसरे बंदे के द्वारा, चेक बाय अनदर। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे 11 पॉइंट। ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर में गिव, जिससे क्या होता है ऑडिटर जो देता है अपनी ओपिनियन वो गलत देता है व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जब
जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वो मटेरियल यानी पूरी तरीके से मिस स्टेटेड होती है, यानी जो फिगर्स होती है वो ये सही नहीं होती है। और रिस्क 3 प्रकार का होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। तो अब जानते हैं क्या-क्या होता है किसमें। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क वो होता है, it is susceptibility of an account balance or class of transaction to a material statement assuming that there were no internal control। कि ऐसी संभावना का होना कि जहाँ पे कोई इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, तो इनहेरेंट रिस्क वो होता है कि ससेप्टिबिलिटी यानी चांसेस ऐसे होते हैं कि जो अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है वो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। एक्चुअल में होती है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये ऐसा हम मान के चलते हैं। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनहेरेंट रिस्क को, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे अगर हम बात करें, इंटीग्रिटी यानी जो मैनेजमेंट है वहाँ की कैसी उनकी इंटीग्रिटी है, किस प्रकार का वो है। अनयूजुअल प्रेशर, क्या उनके ऊपर प्रेशर, कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर अनयूजुअल। और मैनेजमेंट क्या एक्सपीरियंस और नॉलेज कैसी है। नेचर ऑफ एंटिटी का बिजनेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री, और जो उस इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो क्या है। ये सब चीजें फाइनेंशियल लेवल पे हम इसको देखते हैं। जब बात करें अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन के लिए, तो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। अकाउंट्स जो सबसे ज़्यादा लगते हैं मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा होते हैं ईयर एंड के ऊपर। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जो कि ठीक प्रकार से रिकॉर्ड नहीं होती है। जजमेंट इन्वॉल्व होता है बहुत सारे बैलेंसेस के लिए डिटरमाइन करने के लिए, इतना ही रखना है हमें। एसेट्स भी होती है बहुत सारी जो कि इन एप्रोप्रिएट हम उसको शो करते हैं। और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है, खासतौर पे मैंने बताया आपको ईयर एंड के ऊपर। और ट्रांजैक्शन नॉट सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग, और जो काफ़ी ट्रांजैक्शन होती है जो ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग में नहीं होती है। तो अब जान लेते हैं कंट्रोल रिस्क क्या होता है। तो कंट्रोल रिस्क वो होता है दैट material statement will not be prevented or detected or corrected on timely basis by the internal control system। कि कंट्रोल तो है लेकिन वो जो मटेरियल स्टेटमेंट है वो ना तो पकड़ी जा रही है, ना डिटेक्ट की जा रही है, और ना ही करेक्ट की जा रही है टाइमली बेसिस पे, किसके द्वारा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। तो इसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है कंट्रोल रिस्क का, तो वो देखते हैं। पहले प्राइमरी होता है लेवल पे असेसमेंट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और फिर फाइनल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। पहले प्राइमरी वाला हम देखते हैं। इट refers to evaluating the likely effectiveness of entire internal control system in preventing or detecting and correcting material misstatement। जो हम प्रथम दृष्टि में देखते हैं कि रेफर करता है कि इवेल्युएट किस प्रकार से वहाँ के ऑपरेटिंग जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन, और ऑडिटर को ऑब्टेन करनी चाहिए एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू मेक ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द कंट्रोल रिस्क। कि जो वहाँ की जो प्राइमरी तौर पे जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि किस प्रकार के ऑपरेशंस वहाँ पे चल रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। Thus, auditor should access the control risk as high unless the ऑडिटर को जो एक्सेस करना चाहिए कंट्रोल रिस्क हाई मान के, जब तक कि उसे भरोसा ना हो जाए। इज एबल टू आइडेंटिफाई इंटरनल कंट्रोल आर लाइकली टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि वो पहचान ले कि जो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल लगे हैं वो समर्थ हैं प्रिवेंट यानी पकड़ने में, डिटेक्ट करने में और सही करने में जो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर उनको पता लगती है तो। प्लान टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और उसको उसी प्रकार से हमने प्लानिंग करनी चाहिए जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल वो प्रोसीजर्स अपनाता है तो। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या ऑडिटर परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। जब ऑडिटर कंडक्ट करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो किसके लिए करता है, वो ये सब चीजें उसमें ऑब्टेन करने के लिए करता है। वेदर द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर सुटेबली डिजाइन टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल स्टेटमेंट। और सेकंड जो इसमें है ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड, और जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सभी इंटरनल कंट्रोल में हो रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल हर चीज़ को एग्जामिन कर रहा है पूरे टाइम तक। और फाइनल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शुड इवेल्युएट वेदर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द कंट्रोल रिस्क वाज करेक्ट और नीड टू बी रिवाइज। क्या जो हमने पहले जो हमने मान के चला था कंट्रोल रिस्क बहुत हाई है, क्या अब उस असेसमेंट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, यानी अब लो तो नहीं हो गया। पर ही शुड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन, और उसी हिसाब से उसे जो हम नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड होते हैं ऑडिट प्रोसीजर के वो मॉडिफाई कर लेने चाहिए। उसके बाद बात की जाती है डिटेक्शन रिस्क की, तो ये होता है ऑडिटर के लेवल पे, बाकी वो दोनों होते हैं मैनेजमेंट के लेवल पे, तो ये होता है ऑडिटर के लेवल पे। It is the risk that a substantive procedure performed by the auditor fails to detect material misstatement, यानी कि जो substantive procedure अपनाए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा वो फेल कर रहे हैं डिटेक्ट करने के लिए क्या material misstatement को। Auditor control risk assessment together with the inherent risk assessment influences the nature, timing and extent of the substantive procedure to be performed to reduce detection risk and therefore audit risk to an acceptably low level। जैसे कि क्या जो
ऑडिट रिस्क है वो उसको कम से कम किया जा सके। Some detection risks would always be present even if custom auditor was to examine 100% of the account balance or classes of transaction. और कुछ डिटेक्शन रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है चाहे वो ऑडिटर पूरे 100% अपने जो अकाउंट बैलेंस है और उसको एग्जामिन क्यों ना कर ले। तो समरी बना के रखी है मैंने आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए। इनहेरिट रिस्क है रिस्क दैट मैटेरियल स्टेटमेंट में करके मैटेरियल स्टेटमेंट है। कंट्रोल रिस्क है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसको ठीक प्रकार से पकड़ नहीं पा रहा है। और डिटेक्शन रिस्क है रिस्क दैट ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर विल नॉट डिटेक्ट मैटेरियल स्टेटमेंट। ये वाला भी मैनेजमेंट के लेवल पे होता है और ये वाला भी, और ये लेकिन जो डिटेक्शन होता है ये ऑडिटर के लेवल पे होता है। Auditor can only access the risk. Auditor can only access the risk, but auditor can frame this risk. लेकिन जो डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर ही फ्रेम करता है उसके जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स और जो वो अपने टेक्निक्स जब वो अपनाता है ऑडिट करते समय। ये है रिस्क ऑफ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ये भी है रिस्क ऑफ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ये है रिस्क ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर। क्योंकि डिटेक्शन रिस्क है तो ये किसके लेवल की बात हो रही है, ये सारी बातें जो हो रही है ऑडिटर के लेवल की हो रही है। और जो इनहेरिट रिस्क होता है जनरली हाई लेके चलते हैं, हाउएवर सर्टेन फैक्टर्स में भी प्रेजेंट ड्यू टू व्हिच इट कैन लेस देन हाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम इसको लेस देन हाई ले लेते हैं। और ये इवैल्यूएट किया जाता है इन स्टेजेस में, इसको हम चार्ट के माध्यम से भी सीखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और डिटेक्शन रिस्क जो होता है शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंबाइन असेसमेंट ऑफ आईआर एंड सीआर। यानी इनहेरिट रिस्क और जो कंट्रोल रिस्क है इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, डिटेक्शन रिस्क के साथ में। If IR and CR are high, तो डिटेक्शन रिस्क should be kept at low level. अगर इनहेरिट रिस्क और कंट्रोल रिस्क हाई है तो डिटेक्शन रिस्क क्या है, लो लेवल पे हम लेके चलेंगे। तो अभी हम रिलेशनशिप बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क के बीच में, IR और CR के बीच में। मैनेजमेंट often reacts to inherent risk situation by designing and counting an internal control system to prevent or detect correct misstatement, and therefore in many cases inherent risk and control risks are highly interrelated. इसलिए क्या जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है वो इसको मान के जाता है हाईली। In such और उस परिस्थितियों में if auditor attempts to access inherent and control risk separately, there is a possibility of inappropriate risk assessment. अगर ऑडिटर चाहता है कि इसको वो अलग से एक्सेस करेगा तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि वो गलत करते हैं। As a result, auditors may be more appropriate to determine in such situation by making combined assessment of inherent and control risk as a risk of material misstatement. These combined assessment considered to be risk of material misstatement. तो रिलेशनशिप बताया गया है यहाँ पे आपके लिए क्या RMM और डिटेक्शन रिस्क के बीच में, ये क्या रिलेशनशिप होता है रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क के बीच में। There is an inverse relationship between detection risk and combined level of inherent and control risk. When inherent and control risks are high, acceptable detection risks need to be low to reduce audit risk to an acceptably low level. When inherent and control risks are low, an auditor can accept a higher detection risk and still reduce the audit risk to an acceptable low level. वही बात दी गई है यहाँ पे भी, when both internal inherent and control risks are assessed as high, the auditor need to consider whether substantive procedure can provide sufficient appropriate audit evidence to reduce detection risk and therefore audit to an acceptable low level. Mathematically, audits can be expressed as a product of inherent risk, control risk and detection risk. ये जो audit risk होता है यानी AR is equal to IR into में CR into में DR. If detection risk can't be reduced to a acceptably low level, the auditor should express a qualified opinion or disclaimer of opinion. अगर जो ऑडिटर है जो डिटेक्शन रिस्क है उसको ठीक प्रकार से कम नहीं कर पा रहा है तो वो क्वालिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। Condition which increase risk of fraud and errors, risk that requires special audit consideration, जो खतरा बनाते हैं फ्रॉड और एरर का और जिसके लिए हमें एक अलग से ऑडिट कंसिडरेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या बताया गया, वीकनेस है डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में और नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं यानी जो वहाँ पे रूल्स और पॉलिसीज फॉलो नहीं हो रही है। डाउट है यानी सत्यनिष्ठा और कॉम्पिटेंस पे मैनेजमेंट की, अनयूजुअल प्रेशर बनाया है एंटिटी में और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही है रिलेटेड पार्टी से, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा हो। प्रॉब्लम इन obtaining sufficient appropriate or evidence regarding inadequate documentation and apparent documentation and significant differences है, तो इसलिए आप क्या है होमवर्क में देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में बहुत जल्दी मिलेंगे हम। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।